करंट डेंसिटी। अब नाम से ही पता चल रहा है डेंसिटी का मतलब देखो क्या होता है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मास डेंसिटी, या इसी साल चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी, एरियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब अब देखो बस इतना समझो कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन किया गया है। अब वो मैटर में चार्ज भी हो सकता है, मास भी हो सकता है। अगर मैं एक लाइन लेता हूं, कितना मास इसमें रखा गया है, ये क्या बता रहा है, इसके डेंसिटी को बता रहा है। एक एरिया पे इस पर मैंने कितना मास रखा है, डेंसिटी को बता रहा है। इस रूम में कितना मास रखा है मैंने, डेंसिटी को बता रहा है वो। ठीक, सारा का सारा चीज डेंसिटी बताता है। अब यहां देखो क्या बोल रहा है, करंट की डेंसिटी निकालो सर। करंट की डेंसिटी याद हो, मास डेंसिटी कैसे निकालते थे हम लोग, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चार्ज डेंसिटी कैसे निकालते थे, लीनियर की बात करूं तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस की बात करूं तो चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम की बात करूं तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। यही करते थे कि नहीं सर। आप किसकी डेंसिटी निकाल रहे हैं और कहां वो क्वांटिटी प्रेजेंट होगा, उन्हीं का रेशियो होता है कि नहीं, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस रखे गए हैं वो बताता है हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट एरिया में कितने चार्जेस रखे गए हैं वो बताता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट में कितना मास रखा गया है वो बताता है हमारा मास डेंसिटी, जो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मास बाय वॉल्यूम। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो सर, करंट की डेंसिटी बतानी है मुझे। करंट जब कैसे, करंट कैसे मिलता है हमको, किसी एक यूनिट एरिया से कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, वही तो करंट होता है। एक यूनिट एरिया से कितने चार्जेस फ्लो करके जा रहे हैं, बात समझ आ रहा है ना। करंट कभी वॉल्यूम में नहीं देखा जाता है। करंट का मतलब होता है, एक मैंने एरिया लिया वायर में, एक क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, उस क्रॉस सेक्शन से कितने चार्जेस क्रॉस करके जा रहे हैं, एनी, क्यू इज इक्वल टू एनी, क्यू बाई टी करंट हमारा बनाता है। बात किया हूं इस पर, डिटेल में बात हुई है, ठीक है सर। तो करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, करंट पर यूनिट। करंट जाता कहां से है, एरिया से जाता है, इसीलिए आई बाई ए रखते हैं। जैसे यहां पे रखा था वॉल्यूम में चार्ज, एरिया में चार्ज, लेंथ में चार्ज, वॉल्यूम में मास, उसी तरह से एरिया में करंट, क्योंकि करंट डेंसिटी देख रहा हूं तो करंट बाई, करंट कहां से फ्लो करता है, एक एरिया से दिखाता है, तो आई बाई ए रखा गया है। आई की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी अपॉन में ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा। करंट डेंसिटी विल बी NEVD, इसको याद रखेंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ, ठीक है। जॉर्ज साइमन ओम, इन्होंने क्या देखा था, समझ में आया ना, इसको हटा रहा हूं, इसे समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि कई सारे छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं तो कंफ्यूजन होगा कि कौन किसका रेशियो था, इसीलिए पूरा डिटेल में समझा देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। अब जब भी डेंसिटी वर्ड मन में आएगा तुरंत समझ जाओगे। डेंसिटी जब भी आएगा कि कहां देख रहे हैं और किस चीज को देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं और किस चीज को देख रहे हैं। करंट को देख रहे हैं, करंट एरिया से फ्लो करता है, तो करंट और एरिया का रेशियो करंट डेंसिटी हो जाएगा हमारा, ठीक है। डेंसिटी वर्ड रहता है, आगे बस चेंज होता है, मास डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी तो वैसे ही रहेगा, बस आगे का नाम बस बदलता रहता है, ठीक। चलो अब है अपना मेन टॉपिक, ओम्स लॉ। ध्यान से समझ लेना इस चीज को, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो क्या वो कहता है कि किसी भी सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर मैं फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखता हूं, मतलब ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो होगा क्या कि जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आती बात समझ में। जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे, ढलान बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब ज्यादा लोग सड़क के जाने वाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, ढलान है, ब्रिज है ना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ब्रिज है। जैसे मान लो एक ब्रिज मैंने ये बनाया ऐसा, और एक ब्रिज मैंने ऐसा बनाया, स्लैंट हाइट ज्यादा कर दिया इसका, अरे बात समझ में। एक ये ब्रिज है और एक ये ब्रिज है। अब तुम बताओ कौन से वाले केस में इजीली कोई भी चीज मूव करके नीचे आएगा, रोल करके नीचे आएगा, कौन से में,
सेकेंड वाले में, क्योंकि हाइट ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है। और बचपन से वी हैव स्टडीड, पोटेंशियल एनर्जी होता है कि नहीं होता है, ये एच है ना, एच का मतलब पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सर जितना ज्यादा मैं पोटेंशियल करता जाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है उतने ज्यादा लोग सरक करके नीचे आएंगे। सर एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ सरकने वाले लोग बढ़ेंगे, और क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, तो इसका मतलब क्यू भी बढ़ेगा, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, मतलब क्यू बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा। मीन्स ये बढ़ा कब, जब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाया। अब एक्सपेरिमेंट करा नहीं सकता, इसीलिए इस तरह समझा के बता रहा हूं तुम्हें। तो ओम ने इसी चीज को देखा था कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को बिटवीन टू टर्मिनल्स अगर मैं बढ़ाता हूं या घटाता हूं, दोनों ही चीजें, उसी के साथ साथ करंट में भी क्या होता है, सेम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रेशियो चलता है। वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाऊंगा तो करंट भी घटने वाला है। इसी को बोला गया ओम्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। बात समझ आता है। अब दुनिया का नियम है बाबू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। उसी कांस्टेंट को हम लोगों ने क्या बोला, रेजिस्टेंस। ये होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हमने नाम दिया आगे चल करके रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब है अवरोध। अब ये दिमाग में आया कैसे उनके, ये उनके दिमाग में आया कैसे कि सर यहाँ रेजिस्टेंस ही नाम दिया जाएगा इस कांस्टेंट को, इसके बारे में जरा सुन लो। जब वो अलग अलग मटेरियल्स पे एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे, है ना, तो सपोज करो मान लो उन्होंने लिया स्टील रॉड, स्टील वायर लिया, और जब पोटेंशियल 1 वोल्टेज चेंज कराया तो मान लेता हूं करंट भी 1 एम्पियर का ही चेंज आया था, सही है। 2 वोल्ट कराया 2 एम्पियर का चेंज आ गया। अब उन्होंने ले लिया दूसरा कोई वायर, मान लेते हैं कॉपर वायर ले लिया, कॉपर का वायर ले लिया, अब उसमें 1 वोल्ट कराया तो उसमें 1.5 वोल्ट का करंट आ गया। समझ बात, मतलब उसमें करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब उसमें नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा जा रहे हैं, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा जा रहे हैं। एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में वायर में क्या हो रहा है, चार्जेस ज्यादा जा रहे हैं। सर चार्जेस क्या करता है, मोशन कर रहा होता है, देखे थे कल, ठीक है। वो क्या है, चार्ज पार्टिकल एटम्स के बीच में से निकल करके जाता है। अब अगर ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस जा रहे हैं कहीं पर भी, इसका मतलब वहां रोकने वाला कोई नहीं है, उसको कोई रोक नहीं रहा उसको, और रोकने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, अपोजिशन, कोई अपोज नहीं कर रहा है, उसी को बोला गया रेजिस्टेंस, इसीलिए नाम रखा गया था रेजिस्टेंस। बाद में एक चीज देखा गया कि रेजिस्टेंस जो है हमारा डिपेंड करता है। अच्छा यहाँ पे ग्राफ को भी थोड़ा समझ लेते हैं, ग्राफ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो V बाई आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा। सपोज करो VI ग्राफ तुम बनाते हो, ध्यान से सुनना इस चीज को, यह है VI ग्राफ, यह है VI ग्राफ, V है हमारा y एक्सिस पे, I है हमारा x एक्सिस पे, तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। और बाबू 45 डिग्री पे निकल करके जाने वाला है स्लोप, ये रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ आती बात समझ में। अब अगर IV ग्राफ बना दे तो, IV ग्राफ भी बनवाया गया होगा तुमको, IV ग्राफ अगर बनवा दूं मैं, IV ग्राफ, अब यहां पे देखो I बाई V करता हूं मैं, I बाई V करूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/r होगा कि नहीं होगा। अगर IV ग्राफ बनाता है, ध्यान से इस चीज को देख लेना एग्जाम में कि IV ग्राफ दिया गया है, VI ग्राफ दिया गया है, भावनाओं में बहाना नहीं है ज्यादा। अब अगर IV ग्राफ की बात बोलूं तो भी हमारा क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्लोप हमारा अब कितना हो जाएगा, 1/r हो जाएगा। याद रखना इस चीज को, 1/r हो जाएगा स्लोप ऑफ IV ग्राफ। IV ग्राफ का स्लोप होता है 1/r। क्वेश्चन पूछा गया है इस पर भी बोर्ड में, स्लोप से रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हो सकता है 2 ग्राफ दे करके बोल दे किसका स्लोप, रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, मान लो ऐसे ग्राफ बना दे, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस ऐसे दे दे, इसको बोल दे R1, इसको बोल दे R2, और बोल दे कि किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है। यहाँ लिख दे, हो सकता है कॉपर लिख दे, यहाँ स्टील लिख दे, और बोले किस मटेरियल का रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो बाबू जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। स्लोप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल से एंगल, जिसका एंगल ज्यादा, क्योंकि हमको पता है 0 से लेकर 90 डिग्री तक tan थीटा पॉजिटिव होता है, तो जितना बढ़ता रहेगा एंगल उतना ही स्लोप उसका बढ़ता रहेगा, उतना ही रेजिस्टेंस उसका बढ़ता रहेगा। जितना बड़ा एंगल उतना ज्यादा स्लोप, स्लोप ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस VI ग्राफ के केस में। अगर यहां मैं बात करूं, मान लो ये एक कोई कंडक्टर था
और यहाँ पे बी कोई कंडक्टर था, इसमें स्लोप किसका ज्यादा है, ए का कि बी का, ए का है। यहाँ गलती मत करना क्योंकि यहाँ 1/r हो गया ना, IV ग्राफ है ये, यहाँ पर एंगल जिसका छोटा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, छोटा तो ये बड़ा, बता दी समझ में। VI ग्राफ में जिसका एंगल बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, IV ग्राफ में जिसका एंगल छोटा उसका रेजिस्टेंस बड़ा, उल्टा हो जाता है। ठीक, अब आगे जब वो इसी चीज को एनालिसिस कर रहे थे तो उनको पता चला कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस और फिजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है उसको देखते हैं, डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और यूनिट पता ही होगा, यूनिट कितना होता है, ओम होता है। ठीक है, अरे ओम थे तो ओम का नाम पे डाला गया OHM। ठीक है, अब देखते हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। अब ध्यान से सुनना, सबसे पहले वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। समझते हैं कैसे डिपेंड करेगा लेंथ पे। मान लो मैंने एक कंडक्टर लिया, ये रहा, ये कंडक्टर लिया इतना बड़ा, और मैंने इनिशियली मान लेता हूं इसका रेजिस्टेंस कितना है, R है। अब मैंने क्या किया, इसी कंडक्टर को डबल लेंथ कर दिया, लेंथ सिर्फ बढ़ाया मैंने, एरिया वही है, एरिया अभी भी वही है A, एरिया अभी भी वही है A, सिर्फ मैंने क्या किया है सर, लेंथ में चेंज किया है। मान लो यहाँ पे पहले लेंथ L1 था, अब मैंने क्या कर दिया, लेंथ को L2 कर दिया, लेंथ को बढ़ा दिया। ठीक, अब खुद सोच करके बताओ क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा सर। कैसे पता कि बढ़ेगा, देखो पहले क्या था कि एक टाइम t में यहां से इलेक्ट्रॉन को यहां तक जाने में टाइम t लग रहा था, मान लेता हूं मैं, सपोज करो 5 सेकंड लग रहा था। लेकिन अब वही सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल को चेंज नहीं किया है, फिजिकल कंडीशंस को चेंज नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी निकल करके जाएगा वो, ठीक है ना, टेम्परेचर नहीं बढ़ाया गया है, सॉरी लेट निकल करके जाएगा। टेम्परेचर होगा तो रैंडम मोशन और बढ़ जाएगा और ज्यादा टकराने लगेगा, कोलिजन ज्यादा होंगे, आगे बात की जाएगी अभी उसकी। तो यहां से लेकर के यहां तक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा होगा, ध्यान से सुनना इस चीज को, यहां से लेकर यहां तक जब इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस बढ़ गया तो सर समय ज्यादा लगेगा कि नहीं, समय अब ज्यादा लगने वाला है, ज्यादा कोलिजन्स को अब उसको फेस करना पड़ेगा क्योंकि अब ज्यादा लोग हो गए बीच में। पहले यहाँ मान लेता हूँ 10 एटम से 10 लोग से कोलाइड करके जाना था, अब यहाँ पे 20 हो गया कि नहीं, डबल कर दिया, मान लो लेंथ मैंने लेंथ को डबल कर दिया तो 20 अब एटम्स हो गए, अब 20 लोगों से टकरा के जाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है समय ज्यादा लग रहा है। तो मुझे क्या आभास होगा, मैं तो दूसरे टर्मिनल बैठा हुआ हूं, मैं कहूंगा अब यार पहले 10 सेकंड में आ गया, तब 20 सेकंड में आया, मीन्स लेंथ बढ़ाने से उसका टाइमिंग बढ़ गया कि नहीं, टाइमिंग बढ़ गया, टाइमिंग बढ़ा इसका मतलब कोई ना कोई रोक रहा होगा उसको रास्ते में, इसका मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया यहाँ पे क्योंकि ज्यादा समय लग रहा होगा उसको जाने में और मुझे आभास होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ चुका है। ठीक, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, बोला जा सकता है। अब सेकंड पे चलते हैं जरा, मान लो सेम इसी रॉड को मैंने लिया, लेंथ इनिशियली मान लेता हूं मैं L है और एरिया इसका A है। अब मैंने इसको क्या किया, चौड़ा कर दिया, डबल कर दिया इसको मैंने, लेंथ अभी वही है बाबू, लेंथ अभी भी L है, एरिया को मैंने क्या कर दिया 2A कर दिया, एरिया मैंने डबल कर दिया, बात समझ आती है। अब ध्यान से सुनना, पहले इलेक्ट्रॉन को जाना था, क्या रास्ता पतला था कि नहीं, रास्ता पतला था सर, रास्ता क्या था, पतला था, मोर कोलिजन्स हो रहे होंगे, है ना, सरक सरक करके चल रहा होगा। लेकिन जब रास्ता चौड़ा कर दिया, जैसे मान लो एक रोड है, पहले अपने यहाँ पे रोड था सिंगल लेन, ठीक, जैसे मान लो यहाँ से लेकर गोरखपुर तक जाना रहता था 2-2, 2.5, 3-3 घंटा लगता था बस से, अब क्या हो गया 4 लेन चौड़ा कर दिया गया रोड को, रोड चौड़ा हो गया, अब 1 घंटे में पहुंच जा रहे हैं हम लोग। रोड चौड़ा होने की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इजी हो गया है कि नहीं हो गया, रोड चौड़ा हो गया तो गाड़ियों का मूवमेंट इजी हो गया सर, तो मतलब रोड चौड़ा होने से, कंडक्टर चौड़ा होने से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजी हो गया, कोई रोक नहीं रहा उसको, अपोजिशन कम हो रहा है, अपोजिशन कम होने का मतलब रेजिस्टेंस कम लग रहा है, मींस यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस घटा, एरिया बढ़ाया रेजिस्टेंस घटा, बात समझ आती है। बाकी आगे चलेंगे तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब इन दोनों को मैं कंबाइन करके और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हटाऊंगा बालक, तो आने वाला है एक नया क्या फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी,
ठीक, तो यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आएगा रो एल बाई ए। आती बात समझ में? जहां पे इस रो को बोला गया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, रेजिस्टेंस जो है एल और ए पर डिपेंड करता है, मींस डायमेंशन पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस पे डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी जो होती है ये क्या है? प्योर कांस्टेंट है, ये किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, टेम्परेचर वगैरह पे करता है वो अलग बात है, डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये मटेरियल पे डिपेंड करता है, रो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता है ये। तो अब इसी दोनों में कंफ्यूजन होना स्टार्ट होता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी तुमको लिखवाया भी गया होगा। रेजिस्टिविटी और कुछ नहीं है, देखो अगर लेंथ को मैं 1 मान लूँ, एरिया को 1 मान लूँ, तो रेजिस्टेंस क्या बन जाता है हमारा? रेजिस्टिविटी बन जाता है। अगर लेंथ मेरा 1 है, एरिया मेरा 1 है, तो रेजिस्टेंस क्या है हमारा? रेजिस्टिविटी है। ठीक, अब इसमें अंतर जरा समझो, जरा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर होता क्या है? कोई बताएगा? थोड़ा बता दो। अब वो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में बहुत मामूली सा फर्क होता है। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं जो तुमको उधर भी लेकर के बताया गया था। मान लो पनीर की सब्जी बनाए, उसमें मटर भी डाला, मसाला भी डाला, पनीर भी डाला, कच्चा पनीर सफेद सफेद जो होता है वो भी डाला, मटर मसाला सब डाला कि डाला? तो सर जो पनीर का टुकड़ा तुमने डाला वो रेजिस्टिविटी है, क्योंकि वही मेन प्रॉपर्टी है पनीर की सब्जी में, वही मेन प्रॉपर्टी है उसके। ठीक है, लेकिन जो सब्जी बनकर के तैयार हुई है उसके अंदर और भी चीजें हैं, मटर वगैरह, वो रेजिस्टेंस को शो करता है हमारा। ठीक, मींस रेजिस्टेंस क्या बता रहा है? ऑपोजिशन बताता है। और रेजिस्टिविटी क्या बताता है हमारा? कि किस हद तक ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जो ये बताएगा कि करंट कितना इजीली फ्लो कर सकता है या कितना मुश्किल से फ्लो करेगा। रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जो बताता है कि करंट कितना आसानी से फ्लो कर सकता है। और रेजिस्टेंस क्या है? ये एक कांस्टेंट है जो क्या दिखाता है? ऑपोजिशन ऑफर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन को कितना ऑपोजिशन मिल रहा है हमारा। ठीक है, कोई मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी है वो कि वो उतना अपोज कर सकता है। और रेजिस्टेंस फिर क्या हो गया? रेजिस्टिविटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कैसा यूज किया है, इंटर एटॉमिक बॉन्डिंग वगैरह कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है हमारा? डायमेंशंस पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के ही अंदर है रेजिस्टिविटी। पनीर की सब्जी में पनीर टुकड़ा है, तो पनीर की सब्जी पनीर तो है ही, तो रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ये बताएगा कि मटेरियल की कितनी क्षमता है कि वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, कितना ऑपोजिशन कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स को रोक सकता है, या इलेक्ट्रॉन कितना इजीली फ्लो कर सकता है उस मटेरियल के अंदर। ये होता है हमारा रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टेंस का मतलब है वो सारे पैरामीटर्स को लेता है। रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की बात करता है, जबकि रेजिस्टेंस क्या करेगा? मटर की बात करेगा, मसाले की बात करेगा, मतलब वो हर एक डायमेंशन, मतलब क्या क्या चीजें और हो सकती हैं जो अपोजिशन ऑफर करेगा। और रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की बात करता है कि उस मटेरियल की कितनी क्षमता है। आ रही बात समझ में? आता है ना? सबसे ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। तो तुमको क्या बोलना है? रेजिस्टिविटी सर मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि कितना वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिशन ऑफर करेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है? सर ओवरऑल पैरामीटर्स जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अपोजिशन ऑफर करेंगे। रेजिस्टेंस ओवरऑल पैरामीटर है, समझ रही है ना? लेंथ, एरिया, हर एक चीज को लिया जाएगा उसके अंदर, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल की बात करता है। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्टील का रॉड रखा, सही है, पहले मैंने स्टील रॉड रखा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग आएगी। लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, मैंने रॉड को बदल दिया, अब एल्यूमिनियम का कर दिया। लेंथ सेम है, एरिया भी सेम है, तो कायदे अनुसार रेजिस्टेंस भी सेम आना चाहिए था, लेकिन रेजिस्टेंस अलग हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि मटेरियल मैंने बदला। इसका मतलब मटेरियल बदलने से रेजिस्टेंस बदल रहा है कि नहीं? तो इसीलिए मटेरियल को एक नया नाम दिया गया, मटेरियल की उस प्रॉपर्टी को एक स्पेशल नाम दिया गया। सर आपने एल और ए तो बदला नहीं, रेजिस्टेंस फिर भी बदल रहा है, इसका मतलब मटेरियल पे भी डिपेंड कर रहा होगा, इसीलिए मटेरियल को हमने क्या किया है कि स्पेशल
गेस्ट अपीयरेंस में डाल करके उसको एक नया नाम दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो कोई बात पूछेगा, वाइवा वगैरह में सवाल ये पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में अंतर क्या होता है, तो ढंग से समझा लेना, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से देख लेंगे, इसको पूरा आराम आराम से हर चीज को समझाया गया है। अब आगे क्या था, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अब सर हमको पता है रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन अब मैं ये देखना चाहता हूं ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी हम जो इसको सॉल्व करेंगे तो साफ साफ दिखेगा कि ये एल और ए पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि मटेरियल का नेचर क्या है, किस कंपोजिशन से बनाया गया था। तो सर हमको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं, V इज इक्वल टू आई आर होता है, और I इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, NeAVD, NeAVD पढ़े थे इंटू R, सही जा रहा है। VD क्या होता था, E टाउ बाई एम, E टाउ बाई एम, उसको मैं प्लॉट यहाँ पर रखता हूँ, मतलब मैं कुल मिला करके क्या बनाना चाह रहा हूँ, ये बनाना चाह रहा हूँ, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, फिर कंपेयर करूंगा रो की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा NeA, और VD की जगह मैं लिख सकता हूँ E टाउ बाई एम इंटू आर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा यहाँ पे देखो R है सर, V नहीं चाहिए था सर, ए है सर, L है क्या यहाँ पे कहीं पर, नहीं है, अभी L नहीं बना, तो L लेकर आऊंगा मैं, कहाँ से आएगा सर, इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल वी बाई डेल आर, तो E इज इक्वल टू वी बाई एल लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं E को मैं V बाई एल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इस E को चेंज करूंगा, पहले चेंज कर लेते हैं, उसका लिखा जाएगा। अच्छा इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो NE स्क्वायर है, ठीक है, और फिर से E की जगह भी लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे टाउ लिख देता हूँ मैं, और नीचे क्या है M है, तो कौन कौन सा लिख दिया, ये 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 लिख दिया, बचा क्या है, A बचा है और R बचा है, तो उसको साइड में कर लेते हैं। पहले E को मैं लिख देता हूँ V बाई एल, और क्या है ये भी हो गया, A और R बचा हुआ था, A और R यहाँ रख देता हूँ, सही है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से सुनना जरा मेरी बात को, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1, सही, अरे सही जा रहा है। और आगे चलते हैं, अब R को एक तरफ रखो, बाकी लोग को दूसरे साइड, R को एक तरफ रखूंगा मैं, बाकी लोग दूसरे साइड जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर इधर जाके न्यूमरेटर बन जाएगा NE स्क्वायर टाउ, और ये L ऊपर चला गया, और A कहाँ चला गया, नीचे, बालक एवं बालिकाएं, इन दोनों को अगर ध्यान से देख रहे होगे तो R इक्वल इक्वल, रो को गोली मारो, L बाई ए, सर ये रो के बराबर है कि नहीं है, मीन्स हमारा जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो होती है सर, वो इन पे डिपेंड कर रहा है, रो इक्वल्स M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, और अगर ध्यान से देख रहे होगे इसमें कहीं भी डायमेंशन नहीं आया है। M का मतलब क्या होता है, मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का, अरे इलेक्ट्रॉन ही लेके चले थे भाई। N का मतलब है नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स, E का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक ही चीज वेरी करती है, रिलैक्सेशन टाइम, सिर्फ यहाँ जो वेरी करेगा वो टाउ वेरी करेगा, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या हुआ, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाला समय। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूंगा तो एटम या इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे, धड़ाधड़ कर कोलिजन करेंगे, जल्दी जल्दी कोलिजन करेंगे, सर टाइम कम हो जाएगा, टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, मतलब टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड कर रहा है। यहीं से पता चला टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो रेजिस्टेंस भी करेगा। अरे भाई पनीर अगर सड़ा है तो पनीर की सब्जी खराब नहीं हो जाएगा क्या, पनीर अगर सड़ा है तो पनीर की सब्जी भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना उसके ऊपर। तो सर अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है, बात समझ आती है क्या। और अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, बढ़ेगा ना रेजिस्टेंस। कंडक्टर में हम लोग बात किए भी हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, सेमीकंडक्टर्स में घटता है, सेमीकंडक्टर में घटता है। तो आगे अब बढ़ते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी पे। कोई दिक्कत होगा तुरंत बोल देना लो, कोई परेशानी होगी तो बोल देना लो तुरंत। यहाँ से पता चला कि रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, पहला टॉप पॉइंट लिखवा गया है। दस वी कैन कंक्लूड दैट रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n सिंस द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा n पे। अगर चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे, ध्यान सुनो, अगर चार्ज कैरियर्स ज्यादा होंगे तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी घटेगी,
चार्ज कैरियर ज़्यादा हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा से ज़्यादा चार्जेस जा रहे होंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका कम है ना, ज़्यादा लोग जा रहे हैं। अरे भाई देखो यहाँ पे थोड़ा सा ना सोचने वाली बात होती है, यहाँ पे उल्टा सीधा मत सोच के बैठ जाना लो, क्योंकि कंडक्टर में तुम देख नहीं सकते हो, हम बस आभास लगाते हैं उस चीज़ को। क्योंकि अब देखो एक एरिया से नंबर ऑफ चार्जेस मैंने बढ़ा दिया तो ऑब्वियस सी बात है एक पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा लोग जा रहे होंगे, ज़्यादा लोग जाएंगे तो एन की वैल्यू बढ़ी है, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू बढ़ा आई बढ़ा तो करंट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, करंट बढ़ा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम रहा होगा। ऐसे हम लोग इसको बताते हैं, करंट बढ़ा है तो मतलब रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, कम रहा होगा, तभी ना करंट बढ़ पाएगा, इसका मतलब रेजिस्टिविटी कम हो गई। करंट बढ़ा मतलब रेजिस्टेंस कम है, करंट अगर कहीं पर भी बढ़ रहा है मतलब रेजिस्टेंस वहां कम है, ये बात दिमाग में बिठा कर रखना। करंट से ही हम लोग देखते हैं, क्योंकि कंडक्टर में आंख लगा कर थोड़ी देख पाओगे तुम कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अबे चलती गाड़ी मोशन तो पढ़ ही नहीं पाए मैकेनिक्स तुम लोग ढंग से, तो इलेक्ट्रॉन को मूव करते हुए देख लोगे क्या। क्लास 11th में तीसरा चौथा चैप्टर था, वर्क एनर्जी पावर है चाहे लॉज ऑफ मोशन है, उधर गाड़ियां चल रही हैं, बॉल फेंका जा रहा है, वो तो दिख भी नहीं करता था तुमको। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन चल रहा है तार के अंदर, उसको देख लोगे क्या तुम। तो हम कैसे आभास लगाते हैं, करंट की वैल्यू को देखते हैं या वोल्टेज की वैल्यू को देख करके हम इस सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा गया, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, अभी बताया मैंने। टाउ का मतलब है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का मतलब है टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में लगने वाला समय। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं सर, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अभी समझाया मैंने, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, C इज इक्वल टू √3 RT/m पढ़े हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। स्पीड बढ़ जाएगी सर, स्पीड अगर बढ़ गई है, स्पीड बढ़ गई है मतलब यहां से लेकर के वहां तक जाना है, मान लो यहां से लेकर मैं यहां तक जा रहा हूं, टकरा रहा है इलेक्ट्रॉन, स्पीड बढ़ गया तो जल्दी टकराएगा कि नहीं टकराएगा, जल्दी टकराएगा सर, मीन्स उसका टाउ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। टाउ डिक्रीज किया तो मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी बढ़ती है कंडक्टर्स में, या हाँ कंडक्टर्स में ही, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, सेमीकंडक्टर में घटती है वैल्यू। अरे लिखवाया हूँ सेमीकंडक्टर जब पढ़ाया था उसमें बताया भी गया था। अब इसी पर बेस्ड है हमारा अगला, इस वाले को कंप्लीट करेंगे फिर इसको बंद किया जाएगा, है ना। ओम्स लॉ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस पे क्या वेरी कर रहा है, तो यहाँ हमको साफ साफ पता चल गया, देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ हमको पता चल गया रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पता चल गया है कि नहीं, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आता है, और उसी कांस्टेंट को बोलते हैं हम अल्फा, क्या बोलेंगे उसको, अल्फा बोला जाता है, ठीक है। तो जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं इसको जब फर्दर सॉल्व किया गया, सॉल्व करना तुम्हारे में नहीं है, तुम्हारे में सीधा क्या याद रखना है, वैल्यू को याद रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला हमारा, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा टी। जहां पे ये सर अल्फा जो होता है अगेन ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि प्लास्टिक को गरमाया तो पिघल गया, लोहा गरमाया तो वही पिघल गया, मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। किस हद तक तुम टेम्परेचर को दे रहे हो पर यूनिट टेम्परेचर में, क्या है इसको बोलते हैं हम लोग थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला जाता है इसको अल्फा को। अब ये क्या बताता है, ये बताता है रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। 1 डिग्री का अगर मैं राइज करता हूं टेम्परेचर में तो कितना रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसी को हम अल्फा बोलते हैं। 1 डिग्री का मैं राइज करता हूं या 1 केल्विन का राइज करता हूं पर यूनिट टेम्परेचर में कितना रेजिस्टेंस का इंक्रीमेंट हो रहा है किसी भी मटेरियल के अंदर, उसी को ये प्रॉपर्टी बना के दिखाया गया, इसी को हम लोग अल्फा बोलते हैं, ठीक। अब किसी भी मेटल के लिए जो होता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, याद रखना एमसीक्यू में पूछा जाएगा। किसी भी मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव अगर कभी भी दिख जाए समझ जाना रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा होगा टेम्परेचर पे। अगर कभी भी अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो समझ के रखना मन में कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टेम्परेचर है। और अगर रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है तो दोनों तरफ मैं क्या करूं, L/A कर दूं तो रेजिस्टेंस भी बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा ना। अरे भाई L/A का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं, L/A का यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो रो L/A क्या होता है, R हो जाता है। तो सर R इज इक्वल टू R0 1 + अल्फा डेल्टा टी बोल सकता हूँ कि नहीं, मैं बोल सकते हैं हम लोग। तो रेजिस्टेंस भी डिपेंड कर रहा है। अरे भाई पनीर का टुकड़ा खराब तो पनीर की सब्जी भी खराब हो चुकी है हमारी, है ना।
तो वही चीज़ है हमारा कि अगर ये मटेरियल की प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टेंस, क्योंकि सारे डोमेन को कवर करता है। रेजिस्टेंस ओवरऑल डोमेन को देखता है, रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल को देखता है हमारा, ठीक। और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के लिए अल्फा की वैल्यू जो होती है हमारी नेगेटिव होती है। याद रखना, बोर्ड में एमसीक्यू में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और अल्फा अगर निगेटिव तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी कम होती है वहां पे। बात समझ में आ गई होगी इतनी बात, ठीक। तो आगे अगर बढ़ा जाए, अब ग्राफ रफ बनाया गया, ग्राफ देख लेना खुद। अब देखो दो चीज और है, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी का उल्टा। कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का उल्टा, है ना। तो कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा के सिंबल से, 1/ρ हो जाता है वो, 1/ε, मतलब 1/रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, 1/रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी इज 1/रेजिस्टिविटी। नोट्स अब पढ़ोगे तो सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा, अब क्योंकि वैसे भी रिवीजन चल रहा है तो एक एक चीज को फिर भी बहुत हद तक समझा रहा हूं मैं। रिवीजन का ही मतलब नहीं खाली कोरा में पूरा नहीं हो रहा है, बहुत हद तक समझाया जा रहा है हर एक चीज को, ताकि तुम कोई भी चीज पढ़ो तो नया ना लगे, तुम्हें सारी चीजें रिकॉल हो रही होंगी। और वैसे भी रिवीजन नहीं है, तुम्हारा पहले ही विजन है ये। जब पढ़ा रहा था तो पढ़े नहीं घर पे। रिवीजन का मतलब क्या था, पुनर्विचार, विजन। तो तुम्हारा री नहीं है अभी, सिर्फ विजन ही विजन चल रहा है, तुम्हारा विचार है पहली बार में ये, है ना। इसीलिए हवा नहीं लग रहा है किसी चीज का, इसे बहुत बढ़ के देख रहे हैं सब क्या हो रहा है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा ये क्या होता है, 1/रेजिस्टिविटी, 1/रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या थी, अच्छा रेजिस्टिविटी का यूनिट नहीं देखे था ना, क्या होता है, ओम मीटर हो जाएगा। देखो कैसे निकालते हैं, R इज इक्वल टू रो एल बाई ये था, तो रो की यूनिट निकालनी है तो RA/L, सर R की यूनिट क्या थी, ओम थी, मीटर स्क्वायर मीटर, मीटर बदल जाएगा, तो रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स मीटर, या इसी को महो भी बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं महो मीटर या साइमन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या तो साइमन बोला था, SIEMEN, कैपिटल S से रिप्रेजेंट कर सकते हो तुम। कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कंडक्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा, उसको नहीं लिख रहा हूं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में लगभग हर 2 साल के बाद ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, घुमा घुमा करके, थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को। तो अब देखो कैसे लिखा जाएगा, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सारा ओम्स लॉ निपटा देते हैं अभी। वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ कैसे लिखा जाएगा, अच्छा ओम्स लॉ होता क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। आर की जगह पे अब यहां पे क्या लाना है मुझे, आई। देखो V इज इक्वल टू आई आर था, वहां पे ओम्स लॉ बताता था, यहां पे बनता है J इज इक्वल टू सिग्मा E। ये हमारा ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म होता है। अब कैसे निकाला जाएगा, ठीक है, I इज इक्वल टू NEAVD पढ़े थे, प्रूफ देख लो ढंग से। I इज इक्वल टू NEAVD पढ़ा गया था। अब VD को भी क्या करेंगे हम, चेंज करेंगे किस में, EE टाउ बाई M में, EE टाउ बाई M में चेंज किया जाए। I इज इक्वल टू NEA EE टाउ बाई M। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, I इज इक्वल टू हो जाएगा NE स्क्वायर टाउ बाई M, ठीक है। क्या क्या लिख दिया, NE स्क्वायर ए टाउ बाई M लिख दिया ना, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। AE बचा है कि नहीं, A इंटू E बचा हुआ है। अब इसको और फर्दर क्या करेंगे हम, और फर्दर चेंज कर दिया जाए, I बाई ए करेंगे, क्या होता है, करंट डेंसिटी हो जाता है। और NE स्क्वायर टाउ, ये याद आ रहा होगा, रेजिस्टिविटी अभी निकाला ना, रो इज इक्वल टू क्या था, M/NE स्क्वायर टाउ था, तो सर उल्टा लिखा है कि नहीं, तो 1/ρ हो जाएगा, ये गया, ये बचा था E। I/A को क्या बोलते हो तुम, करंट डेंसिटी बोलते हो, और इसको सिग्मा बोलते हैं और इसको E बोलते हैं। यही है हमारा वेक्टर फॉर्म में ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर बना लेना लो इस पे। ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म प्रूफ पूछा जाता है। अब लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं जरा। अच्छा, एक सुपर कंडक्टिविटी होती है। सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। सुपर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा सुपर कंडक्टर है ये। कंडक्टर का काम क्या होता है,
करंट को फ्लो करना है। सुपर कंडक्टर है मतलब हैवीली करंट को फ्लो कर रहा होगा, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट को फ्लो कर रहा होगा। अब सर अगर किसी सर्किट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम करंट अगर जा रहा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस उसका ऑलमोस्ट जीरो है। तो ऐसे कंडक्टर्स जिसका रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। लेकिन सर ऐसा मटेरियल बनाना पॉसिबल है क्या? ना। लेकिन अभी हमने देखा कि टेम्परेचर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर मैं किसी भी मेटल या रॉड को ठंडा करता जाऊं, इसका टेम्परेचर डिक्रीज कराता जाऊं, तो एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे क्या हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना कंडक्टर के केस में। तो अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो एक समय ऐसा आएगा टेम्परेचर घटाते 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 टेम्परेचर घट रहा है, रेजिस्टेंस घट रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको क्या मिलने वाला है, ऑलमोस्ट जीरो। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो मटेरियल सुपर कंडक्टर के जैसा बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। लिखवाया भी गया है, क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं हम लोग उसको, -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो टेम्परेचर हमारा हो जाएगा। जीरो रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं। अच्छा, सुपर कंडक्टर को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? एमआरआई मशीन में, सुपर कंप्यूटर्स, क्योंकि सुपर कंप्यूटर क्या करता है, मान लो कि सुपर कंप्यूटर जो है हमारा इंफॉर्मेशन को क्या करता है, क्या बोलेंगे उसको, प्रोसेस करता है। पूरे भारत में जिसने जितना भी नेट चल रहा है, जितने भी ऑनलाइन काम हो रहा है, सब एक मेन सर्वर से हो रहा है, सुपर कंप्यूटर से। अगर वही टप हो जाए, वही बंद हो जाए, चला लोगे क्या इंस्टाग्राम पे रील जो देख रहे हो लो, देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। स्क्रॉल कर करके जो रिवीजन जो हो रहा है, मेन रिवीजन जो हो रहा है, वो रिवीजन कर नहीं पाओगे। तो उस कंप्यूटर को क्या है, एफिशिएंटली वर्क करना चाहिए। उस कंप्यूटर को 100% करंट का फ्लो करना चाहिए। करंट का फ्लो का मतलब क्या होता है कि प्रोसेसिंग अच्छे से होनी चाहिए उसकी, ठीक। तो हमें क्या चाहिए कि वो कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर को वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा रखते हैं। और यही रीजन भी है कि जो एटीएम मशीन में एसी लगाया जाता है, वो तुम्हारे लिए नहीं लगाया गया ना मेरे लिए, वो एसी लगाया गया है एटीएम मशीन के लिए। एटीएम मशीन के लिए एसी लगाया जाता है, न कि तुम्हारे लिए लगाया जाता है। बात समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमको पता है कि उसमें कंडक्टर्स यूज किया गया है। अगर वो गर्म होगा मशीन, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो अच्छे से प्रोसेसिंग नहीं कर पाएगा, करंट नहीं जाएगा। करंट का मतलब ये नहीं है कि बस लाइट जलाना है मुझे, करंट का मतलब है कोई भी चीज प्रोसेसिंग करवानी है मुझे, वो भी नहीं कर पाएगा ढंग से वो। तो इसीलिए एसी लगा कर रखते हैं, ताकि क्या होता है, एटीएम मशीन ठंडा रहे। एटीएम मशीन को अभी बहुत देर से बोल रहा हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ, डिस्टर्ब हो रहा है सब। तो एटीएम मशीन को ठंडा रखने के लिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे प्रोसेसिंग कर सके, हम लोग वहां पे एसी का यूज करते हैं, है ना। तो तुम्हारे लिए एसी नहीं, एक जगह बैठ जा रहा हूँ वहां पे, तुम्हारे लिए एसी नहीं लगाया गया वो, ठीक। अब देखो लिमिटेशंस है, ओम्स लॉ का लिमिटेशन, ग्राफ वगैरह नहीं बनाऊंगा, तुम खुद घर बैठ के देख लेना। अब ओम्स लॉ का जो भी मटेरियल्स, बस 2 मिनट का और है, जो भी मटेरियल्स ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, और जो नहीं फॉलो करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक मटेरियल्स या नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो देखो नॉन ओमिक का मतलब क्या हो गया, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, सेमीकंडक्टर। और याद हो सेमीकंडक्टर बताया था किसका रिप्लेसमेंट था, वैक्यूम ट्यूब का था, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल्स हैं जो हमारे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेज या नॉन ओमिक मटेरियल्स, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले आता है सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और उसमें तुमने देखा होगा फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस में करंट ग्राफ ऐसे बनता था, ऊपर जाता था, नीचे जाता था, वो हमारा फॉलो नहीं करता है, ठीक। अब दूसरा चीज थायरिस्टर, जो कि 4 अल्टरनेटिंग लेयर से बनता है, पी टाइप, मतलब कुल मिला जुला करके हम लोग इसमें सेमीकंडक्टर्स का ही नाम लिखते हैं, उन्हीं का 2-3 ग्राफ बना दिया जाता है कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं जो कि फॉलो नहीं करते हैं, ठीक। गैलियम आर्सेनाइड, ये भी क्या है हमारा सेमीकंडक्टर ही है। तो सेमीकंडक्टर बेसिकली क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नोट्स में ग्राफ दिया गया, ग्राफ को तुमको रटना पड़ेगा, उसका कोई ट्रिक नहीं है, ग्राफ तुमको याद करना ही पड़ेगा। अब उसके बाद से बाबू आता है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। बस।